हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अनिल। आप सबका स्वागत है एएनए पर। आज फ्रेंड्स अपन बात करते हैं ओमिक्रॉन इन चाइल्ड, यानी बच्चों के अंदर ओमिक्रॉन कैसे है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, किस प्रकार ये इनके लिए नुकसानदायी हो सकता है और कितना इफेक्टिव है बच्चों के ऊपर। तो WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग जो ओमिक्रॉन है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड करता है किनको? बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उन बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसमें उसका रीज़न क्या है कि जैसे कि नॉर्मल सी बात है कि 18 साल से ऊपर के जो भी हैं उनको वैक्सीनेटेड किया जा चुका है और अब 15 से 18 साल के बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन जारी है। लेकिन जो 5 साल से छोटे उम्र के जो बच्चे हैं उन पे इस चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट है। WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की। उसके अकॉर्डिंग ये है कि 90% जो ओमिक्रॉन से अफेक्टेड बच्चे हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं, यानी कि उनमें किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स शो नहीं होगा, लेकिन वो अफेक्टेड होंगे। धीरे हो सकता है कि इनकी WHO ने कोई नई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन अभी तक ये पुष्टि हो पाई है कि 90% बच्चों में किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स शो नहीं होंगे। बाकी 10% जो बच्चे हैं उनमें जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं उन सिम्टम्स के आधार पर, सिम्टम्स वही हैं लाइक एज ए कोविड-19 कोरोना के अकॉर्डिंग वही सिम्टम्स आने हैं, जैसे कि बुखार आना, तेज बुखार आना, खांसी होनी, इसके साथ साथ जैसे वायरल में जो भी आते हैं जैसे नाक से पानी बहना, ये सिम्टम्स आएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी WHO ने इसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कर दिया है। अब वो कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किए गए हैं, तो WHO ने क्या किया कि जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव जो केसेस हैं, जो बच्चे हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। यानी कि माइल्ड केसेज, मॉडरेट केसेज और सीवियर केसेज। तो माइल्ड केसेज में वो केस हैं, ऐसे केस जो एसिम्टोमेटिक हैं या फिर जिनके सिम्टम्स हैं लेकिन लाइट सिम्टम है, कोई ज़्यादा विशेष सिम्टम्स नहीं है। इसके अलावा फिर मॉडरेट केस में ऐसे केस हैं जो सिम्टोमेटिक हैं प्लस जिनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है। अब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में क्या होता है कि 5 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है वो अपने को सही तरीके से बता नहीं पाता है कि उसके क्या क्या समस्या है। तो WHO ने एक ये गाइडलाइन जारी की है कि उसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो 94 या 94 से अगर कम है तो उन केसेज को मॉडरेट केसों में इंक्लूड किया जाएगा। अगर बच्चे को कोई सांस में कोई तकलीफ नहीं लग रही है या फिर कोई ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, तो WHO ने ये कहा है कि उनको होम आइसोलेट ही रखा जाए। और प्लस दूसरी बात क्या है कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो घर पे ही चलना चाहिए। उनको किसी भी प्रकार की कोई हॉस्पिटलाइजेशन की, लाइक एज ऑक्सीजन की, इनकी जरूरत नहीं है। अब जो सीवियर केसेज हैं, सीवियर केस में क्या होते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके ऑक्सीजन लेवल 94 से कम है, प्लस उनके साथ बच्चे के अंदर लिथार्जी, बच्चा सुस्त हो चुका है, बच्चे के GIT संबंधित समस्या यानी कि उसके खाने पीने में या डाइजेशन में लाइक एज डायरिया या फिर वोमिटिंग, ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हैं, प्लस हाई ग्रेड फीवर मोर देन 5 to 8 days, यानी ऐसी की बुखार आ रही है जो कि 5 से 8 दिन तक कंटिन्यू हो रही है बट उसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, यानी कम नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार WHO ने एडवाइजरी जारी की है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मॉडरेट केसेस हैं जिनमें सिम्टोमेटिक है उनको सिर्फ कोई स्पेशल प्रकार की कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जब तक कोई समस्या नहीं दिखती हो तो उनका सिर्फ क्या करना है कि 4 से 6 घंटे से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, उनकी फीवर चेक करनी है। अगर फीवर है तो उनको सिर्फ पैरासीटामोल देना है, सिंपल पैरासीटामोल टेबलेट या सिरप देनी है, जिससे कि उसका बुखार का टेम्परेचर है वो हाई नहीं हो। ये है मॉडरेट केस के लिए। हाई ग्रेड में जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हाई ग्रेड जो सीरियस केस है उनमें किन किन बच्चों को इंक्लूड किया गया है,
उन बच्चों को जिनका ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन लेवल 94 से कम है, जिनको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, या जिनको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, जो पैरासीटामोल वगैरह देने से कम हो जाता है लेकिन वापस बार बार हो रहा है, या फिर ऐसे बच्चे जो एकदम थकान भरे हो गए, लिथार्जी हो गए हैं और उनका जीआईटी संबंधित समस्या हो रही है, खाना नहीं खा रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या देना है? उन बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। दूसरा, उनको आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं ताकि एनर्जी लेवल है वो वीक नहीं हो। इसके अलावा इनको ओरली में प्लेंटी ऑफ वाटर देना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड और जूस देना है, लाइक एज ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज विटामिन सी से भरपूर मात्रा में होता है जो एनर्जेटिक भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें देना जरूरी है। बाकी इस वेरिएंट का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि अपन ये कह सके कि इसे सफ़र बच्चों को अपन ये ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन एक साथ साथ में एक अच्छी बात ये भी आई है कि इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस वेरिएंट के साथ ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो 90% नॉन सिम्टोमेटिक बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो रहे हैं, यानी उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट की कंपैरिजन में कम डेंजरस है, बट डेल्टा वेरिएंट की कंपैरिजन में कम डेंजरस है। इसके अलावा क्या है, ये हुई एक अच्छी खबर। और जो 10% जो बच्चे सिम्टोमेटिक, जो मॉडरेट और सीवियर केसेज में चेंज होते हैं, तब्दील होते हैं, उन केसों के लिए हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, लाइक एज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सेंटर, और जो मेडिकेशन है उनकी अच्छी आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड, उनकी पूरी प्रिपरेशन है। तो आईसीयू और वेंटिलेटर बेड में जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर बच्चे हैं उनके लिए आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा एक बात ये भी सामने आई है कि जो बच्चे पहले से किसी डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं, पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन बच्चों को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ये वेरिएंट। तो मेरी स्पेशली यही गुजारिश होगी, जो ऐसे बच्चे जिनको लॉन्ग टाइम से वो किसी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर किसी बीमारी से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको सेफली रहना ज़रूरी है। हाँ, एक और बात सामने आई है कि जो 5 साल से जैसे छोटे बच्चे हैं, कोई 1 साल का भी, 6 महीने का भी, 2 साल का भी, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। तो WHO ने ये जारी की है कि उनकी जो मदर है, यानी लैक्टेटिंग जो मदर है, वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है, बशर्ते कि वो मास्क का उपयोग करके बच्चे को है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। इसके अलावा WHO ने एक ये भी अलग अलग टाइप के केसेज या सीवियरिटी के अकॉर्डिंग जो केसेस हैं उनमें मेडिसिन का डोज और टाइम ऑफ मेडिसिन और कितनी बार दवाएं अपन काम में ले सकते हैं, इसके बारे में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे कि बच्चा बीमार हुआ, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा बीमार हुआ, उसको जुकाम की शिकायत होती है, वायरल की शिकायत होती है, तो उसको नेबुलाइज करवाते हैं। तो नेबुलाइजेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये कहा है कि इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है नेबुलाइजेशन की, क्योंकि एक्सेसिव नेबुलाइजेशन है वो एरोसोल को उत्पन्न करते हैं, जिस वजह से बच्चों को ज़्यादा समस्या होने के चांसेस रहते हैं। जब तक कि ये कहा गया है कि जब तक बच्चे में वो गर्टिंग की आवाज़, यानी कि उसके सांस लेने की आवाज़ है, या फिर उसकी रेस्पिरेटरी रेट अबोव 70 हो रही है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट हो रही है, तब तक उसको किसी प्रकार के नेबुलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं बताया गया है। इसके अलावा एक जो साल्बुटामोल वगैरह सिरप यूज करते हैं, तो उसके लिए भी मिनिस्ट्री ने ये कहा है, जो स्पेशलिस्ट हैं उनने ये एडवाइस जारी की है कि जब तक बच्चे में गर्टिंग की आवाज़ प्लस उसकी रेस्पिरेटरी रेट है वो ज़्यादा नहीं हो जाए, तब तक उसमें किसी प्रकार का ये सिरप यूज नहीं करना है। अब बात आती है कि सीवियर केसेज हैं उनमें स्टेरॉयड का यूज होना, तो स्टेरॉयड के यूज के लिए मिनिस्ट्री ने एक अलग एडवाइजरी जारी की है। उसके अकॉर्डिंग
टाइम ऑफ यूज स्टेरॉइड और उसकी डोज है वो अलग अलग टाइम पे बच्चों के लिए बच्चे की सीवियरिटी की कंडीशन के अनुसार दिया जाना माना गया है। ये है। अब बात करें कि अब अपन घरेलू इलाज की बात करते हैं कि जैसे अपने को क्या पता चला कि बच्चा वो बीमार है, ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है, तो सबसे पहले तो ये बात है कि इसका ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि अपन घर पे अपन आइडेंटिफाई कर सकें। अगर अपन डायग्नोसिस करवाते हैं, ओमिक्रॉन के बारे में पता चलता है कि बच्चा पॉजिटिव है और बच्चे में कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5-7 दिन में वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जैसे बच्चे में माइल्ड फीवर आ रहा है, उसके साथ और कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चे को एक प्लेन पैरासीटामोल देना है, घर पे ही रखना है और जो बच्चे हैं उनसे आइसोलेट रखना है। अब अगर बच्चे को ये समस्या आ रही है कि उसको हाई ग्रेड फीवर है, बच्चा खाना पीना नहीं कर रहा है, बच्चे के जीआईटी संबंधित समस्या आ रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है जैसे डेल्टा वेरिएंट में डायरिया वगैरह की सिम्टम बताए थे, लेकिन ओमिक्रॉन के बारे में अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि डायरिया हो सकते हैं। लेकिन ये है कि जो सीवियर बच्चे हैं जिनका अपन चेक करवाएंगे उनका ऑक्सीजन लेवल, तो ऑक्सीजन लेवल अगर 94 से बिलो जा रहा है, बच्चे में ये समस्या आ रही है कि वो खाना नहीं खा रहा है, बुखार है, तो अपने को उसको तुरंत पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को दिखाना है, हॉस्पिटलाइजेशन करवाना है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन लगवाना है, प्लस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट देना है। तो ये है मेरा बच्चों के लिए स्पेशली ओमिक्रॉन से प्रिकॉशन के लिए, बच्चों के बारे में जो मिथ्या है उन पे कुछ क्लियर आउट करने के लिए, या फिर ओमिक्रॉन बच्चों को किस प्रकार से अफेक्ट करता है उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो। तो मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।